दोस्तों ये उस दिन की बात है जब मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा तो मुझे पता चला कि अचानक ट्रेन में कोई खराबी आ गई है, जिस वजह से अब ट्रेन को एक लंबा ब्रेक लेना पड़ेगा। ट्रेन के अंदर ये गड़बड़ी काफ़ी पहले से ही नज़र आ रही थी, जब बीच बीच में ट्रेन झटके खाकर रुक रही थी। इस बार मैं उस स्टेशन की एक दुकान के पास पहुंचा और खाने का जुगाड़ करने लगा। पेट में चूहे कूद रहे थे तो दूसरी तरफ मुझे अंशुपुर गांव जाना था, जो राजीव नगर से करीब 546 किलोमीटर दूर पड़ता था। मैं काफ़ी लंबी यात्रा तो पहले ही तय कर चुका था और ऊपर से अब मेरा सर भी फटने लगा था, क्योंकि इतना लंबा सफ़र एक आदमी के लिए बोरिंग और दर्दनाक सा बन जाता है। रेलवे ट्रैक पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे और उन्हीं कर्मचारियों के एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई। उस आदमी ने बताया कि यहाँ का माहौल जितना साफ दिखता है उतना ही गंदा है। अच्छा होगा आप अपनी सीट पकड़ लें। उस कर्मचारी के द्वारा कही गई बातें मुझे बड़ी ही बेकार और बेतुकी लगी। मैंने उसे ऊंची आवाज़ में कहा, आप अपने काम से काम रखो, मुझे मालूम है मुझे इस वक्त क्या करना है। और इतना कहने के बाद मैं उस स्टेशन पर ही टहलने लगा, क्योंकि ट्रेन में बैठे बैठे मुझे बड़ा ही बोरिंग और काफ़ी अजीब लग रहा था, तो बाहर घूमना तो बनता था। अभी मैं बाहर की तरफ घूम ही रहा था कि ट्रेन के कुछ लोग उसकी जांच करते हुए मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने भी मुझे एक वार्निंग देते हुए अंदर बैठने को कहा। इस शांत माहौल में जहां ट्रेन के अंदर जोरदार गर्मी लग रही थी, तो वहीं बाहर स्टेशन पर इतना सुहावना मौसम था कि मैं ट्रेन के अंदर जाने की सोच भी नहीं सकता। सभी लोग मेरे पास से गुजर चुके थे और अब मैं अकेला बचा था, जो इस ट्रेन के दूसरे छोर पर था, कि तभी मुझे एक परछाई दिखाई दी। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद कोई चल रहा है, लेकिन जब मैं उसे घूरते देखने लगा तो मैंने पाया कि वो अपने हाथों से किसी चीज़ को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगी और वहाँ आसपास तो कोई मौजूद भी नहीं था। बस इतना काफ़ी था। मेरी बॉडी में कंपन होने लगा और डर के मारे मैं ट्रेन की तरफ पलटा और भागते हुए ट्रेन के पास आ पहुँचा, लेकिन मेरा पर्स कहीं पर गिर गया था। मेरे पर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे रखे थे, जिस वजह से उसका कहीं खो जाना मुझे बर्दाश्त नहीं था। फिर मुझे याद आया कि जब मैं भाग रहा था तो मैंने अपनी जींस की जेब को हिलाया था, और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं उस जगह वापस जाकर अपने पर्स को लेकर आऊं, क्योंकि मुझे एक साया नज़र आया था। काले रूप में नज़र आने वाला वो डरावना साया। लेकिन अब मेरा पर्स गुम गया था, तो मजबूरन मुझे जाना पड़ा। अकेला होने के कारण मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। उस खाली पड़ी ज़मीन पर दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा ही पसरा था। लेकिन इसी बीच मुझे अपना पर्स भी दिखा, तो मैं उसे उठाते हुए वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, भाई साहब आपने पर्स को चेक कर लेना। और इस बार जब मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब मैं अपने पर्स को चेक करने लगा तो मुझे उसमें एक चिट्ठी नज़र आई। इससे पहले कि मैं उसे खोलता कि मुझे उसी आवाज़ में सुनाई दिया, इस चिट्ठी को यहाँ मत खोलना, ट्रेन में जाकर खोलना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये सुनते ही मैं तो हैरान ही रह गया। और इस बार जब मैं अपने डिब्बे में पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन का ये लगभग डिब्बा खाली हो चुका है, क्योंकि लोग यहाँ से एक्सप्रेस बस को पकड़कर अपने घर की तरफ चल पड़े थे। अब मुसीबतों का पहाड़ तो मेरे ऊपर था, क्योंकि यहाँ से ना ही तो कोई बस जाती थी और ना ही तो कोई गाड़ी जिसमें मैं अपने लक्ष्य तक का सफ़र तय कर सकूँ। इस बार मैं ट्रेन में दाखिल हुआ और उस चिट्ठी को खोलकर देखने लगा तो मैंने पाया कि उसमें लिखा हुआ था, तुम्हारे मौत के दरवाजे खुल चुके हैं, बस तुम्हें दाखिल होना है। इन बातों को सुनकर मैं थोड़ा सहम उठा, लेकिन अब क्या होने वाला था मैं इसी दुविधा में था। मैं ट्रेन की सीट पर बैठ गया और आने वाले समय का इंतज़ार करने लगा। मैं ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे आने वाले मुसाफिरों को देख रहा था, और अभी तक मुझे एक आदमी ही इस स्टेशन पर टहलता हुआ दिखा, बाकी तो पूरा स्टेशन ही वीरान पड़ा हुआ था। अभी हमारे सामने एक ट्रेन और पहुंचने वाली थी, जो इस स्टेशन पर करीब 27 मिनट के लिए रुकेगी। मैं भी उसी ट्रेन का वेट कर रहा था, शायद उसके आने के बाद यहाँ पर कोई हलचल हो। लेकिन अभी उस ट्रेन के आने में भी थोड़ा वक्त था। पता नहीं क्यों, लेकिन इस सुनसान बोगी में बैठकर मेरा दिल अपने आप ही तेज गति से धड़के जा रहा था। शायद मुझे कुछ होने वाला था। फटे हुए कपड़े और एक हट्टा कट्टा आदमी कुछ देर के बाद उस बोगी के अंदर चढ़ गया, जिसके हाथ में कुछ सामान था, लेकिन उसकी दशा बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही थी। मैं उस आदमी से बोला, भाई साहब आपने अपनी ऐसी दशा क्यों बना रखी है,
तो इस पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझे बोलते हुए कहा, ये मेरी दशा नहीं, मेरी पर्सनैलिटी है। मैं तो उसकी बातों पर हंसते हुए बोला, अच्छा तभी तो मैं सोचूं कि आजकल लोग कटे फटे कपड़े क्यों पहनने लगे हैं। और इतना बोलकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन वो आदमी सीरियस था। उसने मेरी हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा था मानो मैं उसके सामने बच्चा हूँ। लेकिन बाद में मैंने भी उससे ज़्यादा बातचीत करना सही नहीं समझा और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी ट्रेन में वही गड़बड़ी थी। मैकेनिक काम में लगे हुए थे। हट्टा कट्टा दिखने वाला वो आदमी मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया और एक किताब निकालकर उसे वो पढ़ने लगा। उस किताब के आगे भूत पिशाच का नाम लिखा हुआ था, यानी कि ये भूतों को मानता था। और मैं भी उस किताब को बड़े ही गौर के साथ और पढ़ने की भी कोशिश करने लगा, मगर उस आदमी ने अपने मुंह से किताब को हटाते हुए कहा, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन जैसे मेरी गर्दन नीचे झुकी तो असलियत का चेहरा देखकर मेरे शरीर में बिजली सी रौंद गई। उस आदमी के पैरों में चौड़े चौड़े गड्ढे बने हुए थे। उस आदमी के आधे पैर तो एकदम से कटे हुए थे, जिनके अंदर से लंबे लंबे काले कलर के कीड़े घूम रहे थे। धीरे धीरे इस चीज़ की इतनी भयानक बदबू आने लगी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और ट्रेन के पास आकर खड़ा हो गया। उसी वक्त ट्रेन ने एक हॉर्न दिया, जो यहाँ से चलने का संकेत था। मैं वहीं से नीचे उतरने ही वाला था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर वापस से उसी बोगी के अंदर खींच लिया। और यह आदमी तो वही था जो असामान्य होने के साथ बड़ा ही डरावना लग रहा था। मैं उसके सामने किसी भीगी बिल्ली की तरह बैठ गया, क्योंकि अब मेरे अंदर ऐसा कोई तजुर्बा नहीं था कि मैं उस भूत का सामना कर सकूं। फिर काफ़ी देर तक तो मैं ऐसे ही बैठा रहा और मैं बार बार एक बात को नोट कर रहा था कि वो काफ़ी देर से मेरे गले की तरफ देख रहा था, मानो थोड़े समय के बाद वो मेरा गला घोंटने वाला है। और मैं अपनी सीट से चिपका रहा। उस सीट को छोड़ने के लिए मैं हरगिज़ तैयार नहीं था, क्योंकि कभी भी वो भूत मुझे मार सकता था। फिर मुझे लगा कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी चंद सांसें गिन रहा हूँ, लेकिन इंसान की किस्मत उसका भविष्य तय करती है। थोड़ी दूर और ट्रेन आगे चली होगी कि तभी मुझे ज़ोर से बाथरूम लगा और मैं उठकर सीधा बाथरूम के अंदर घुस गया। बाथरूम के अंदर जाते ही मुझे एक डरावना सा दृश्य दिखा। बाथरूम की दीवारों पर किसी के खून से सने हुए उल्टे पांव दिखाई दे रहे थे, जो वाकई डरावने थे। और इस घटना में ट्विस्ट डालने का काम इस ट्रेन के टीटी ने किया, जो अचानक ही बोगी के अंदर पहुंच गया। पहले तो इतनी रात को ट्रेन में टीटी का आना बनता नहीं था, लेकिन जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो मेरे दांत खौफ से आपस में टकराने लगे। उस भयानक से आदमी ने उस ट्रेन के टीटी को हवा में उठा रखा था और शायद वो उसे मारने वाला था। इस अजीब से नज़ारे को देखते ही मुझे समझ में आने लगा कि टीटी ने ज़रूर इस आदमी के साथ कुछ गलत किया होगा। मेरी आंखों के सामने ही उस भूत ने टीटी को जान से मार डाला और फिर उसकी डेड बॉडी को वो घसीटने लगा। मौके का फ़ायदा उठाकर जब मैं दूसरी बोगी के पास गया तो उस बोगी का ये दरवाज़ा जाम होने की वजह से खुल नहीं पाया और गुस्से में आकर मैं उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से लात मारने लगा। लेकिन इस बार जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का एक भयानक दौर था। मेरा एक पैर अचानक उस दरवाजे के बीच पता नहीं क्यों मगर फंस गया था और उसके बाद वो दरवाज़ा धीरे धीरे और भी मजबूत के साथ बंद होने लगा। मुझे इतना ज़ोर का दर्द हो रहा था कि मैं उसे अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं ज़ोर ज़ोर से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। बोगी के अंदर मेरी आवाज़ें गूंज रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी की फिक्र थी कि कहीं मेरा पाँव कट गया तो फिर मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ सच में उस पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने उस दरवाजे को खुलता तो देखा, लेकिन एक प्रेत के हाथों इस बार उस प्रेत ने दरवाजे को 2 भागों में बांट दिया और मुझे मारने के बजाय मेरी मदद करने लगा। और अब जो दृश्य मैं देख रहा था सच में वो मेरे दिमाग से बाहर था। ट्रेन का वो टीटी दोबारा बोगी के अंदर दाखिल हुआ और इस बार उसके हाथ में हड्डियों का एक थैला था। सच में उस टीटी की हरकतें मुझे उस आदमी के बजाय ज़्यादा डरावनी लगी। उस अजीब से दिखने वाले आदमी ने मुझे बाथरूम में घुसने को कहा और उसकी बात मानकर मैं जल्दी से भागता हुआ बाथरूम के अंदर घुस गया। बाथरूम में जाने के बाद भी मैं बाथरूम के छोटे से छेद से सब कुछ देख पा रहा था। तभी मैंने देखा कि वो आपस में लड़ रहे थे। दोबारा वही दोहराया गया जो मैंने कुछ देर पहले देखा था, यानी कि उस आदमी के हाथों एक बार फिर उस टीटी की मौत हो गई। लेकिन ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी। इसकी हकीकत जानने से पहले मुझे कहीं ना कहीं विश्वास तो हो ही चुका था कि ट्रेन में मौजूद
ये शख्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला बल्कि मेरी सहायता करने के लिए आया है। उस आदमी के अंदर से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी, तो उस टीटी के तहरे से कुछ मांस के टुकड़े और खून नीचे गिर रहा था। उस 6 फुट के हट्टे कट्टे आदमी ने जल्दी से बाहर आने को कहा। तभी उसने मुझे अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा कि जितना जल्दी हो सके भागलपुर स्टेशन आते ही ट्रेन से नीचे कूद जाना, वही तुम्हारी जिंदगी बचाने का एकमात्र स्रोत है, और सही जगह देखकर ही तुम छलांग लगाना, वरना ये टीटी तुम्हें अपने साथ मौत लोक ले जाएगा। फिर उस नौजवान भूत ने अपनी सच्चाई मेरे सामने जाहिर की, जिसे सुनकर मैं पूरा टूट गया। एक ऐसा मुसाफिर जब अपने घर लौट रहा हो और तभी 5 साल के बाद अपने घर वालों से मिलने की खुशी अपने सर पर सवार लिए अचानक मौत के घाट उतर जाए, तो उसकी आत्मा को भले शांति कैसे हो सकती है। उस आदमी ने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की कि मैं उसका ये एहसान कभी चुका भी नहीं पाया। भागलपुर स्टेशन आते ही तेज तर्रार रोशनी के बीच बिना कुछ सोचे समझे मैं नीचे कूद गया, और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरी काफ़ी हड्डियाँ टूट चुकी थी। तकरीबन 4 महीने के बाद मैं रिपेयर हुआ और अपने साथ हुई इस घटना का वर्णन सभी के साथ किया, लेकिन आज तक मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया कि ट्रेन का वो टीटी आखिर भूत कैसे बना, और उस आदमी के द्वारा बताया गया राज आज भी मेरे दिल को चुभता है। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें अपने दिल के अंदर दबाए रखना ही बहुत सही होता है। इस राज को मैंने किसी के सामने शेयर नहीं किया और मैं आज इसी राज के साथ जी रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, ये घटना साल 2015 की है, जब मैं एक ट्रक ड्राइवर था। दरअसल मैं अपनी खराब किस्मत की वजह से ट्रक ड्राइविंग के अंदर फंस चुका था, क्योंकि उस वक्त मैं किसी नौकरी की तलाश में था। मुझे कोई नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे अपने ट्रक ड्राइविंग के काम पर रख लिया। मुझे भी ट्रक ड्राइविंग अच्छे तरीके से आती थी और ऊपर से मुझे नौकरी की काफ़ी ज़्यादा तलाश थी, तो मैं इस काम को करने के लिए तुरंत ही राजी हो गया। एक दिन जब मुझे मेरे खलासी का फ़ोन आया, दरअसल उसने बताया कि आज हमें अर्जेंट डिलीवरी करने के लिए जाना होगा, और वह भी रात के समय। हालांकि इससे पहले मैंने रात में भी डिलीवरी की थी, लेकिन आज थोड़ा अलग था, क्योंकि सर्दी के माहौल के साथ साथ चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, जिस वजह से ट्रक की लाइट की रोशनी सिर्फ सड़क की कुछ दूरी पर ही दिखाई पड़ती। लेकिन मजबूरी होने की वजह से मुझे तो ट्रक ड्राइविंग करना ही था। फिर मैं अपनी ट्रक को लेकर खलासी के पास पहुंच गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह दुकान से बाहर पूरा सामान रखने के बाद मेरा ही इंतज़ार कर रहा है। शायद मैं भी सही समय पर उसके पास पहुंच गया। फिर हमने ट्रक के अंदर सारे सामान को लोड किया और फिर ट्रक को लेकर हम वहां से निकलने लगे। लेकिन तभी मुझे भी दोस्त का कॉल आया, तो उसने बताया कि आज का रास्ता थोड़ा ख़राब है, क्योंकि हम लोग जिस रास्ते पर जाने वाले थे वह नेशनल हाईवे 54 है, जिसे वहाँ के लोगों के द्वारा भूतों का अड्डा भी माना जाता है। तभी मैंने कहा, अरे यार क्या बात कर रहा है, तुझे तो भूत प्रेत पर विश्वास कैसे हो सकता है, तेरे तो साइंस है। हम दोनों एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़े थे और उसके सब्जेक्ट में साइंस थे, और अब फिर भी उसे भूत प्रेत पर विश्वास था। सच में मुझे तो हैरानी हो रही थी कि आखिर आज के युवाओं को भी भूत प्रेत पर विश्वास हो सकता है। फिर बाद में मैंने उसकी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, चारों तरफ एक ज़बरदस्त कोहरा छाया हुआ था। सन्नाटे ने अपने रूप को एक अलग प्रकार से धारण कर रखा था। ऊपर से धुंध ने अपना डेरा जमा लिया, जिस वजह से ट्रक की हेडलाइट से सिर्फ कुछ ही दूरी की जगह दिखाई पड़ रही थी। लेकिन मैं अभी भी किसी भी तरह से ट्रक को धीमी गति से ड्राइव कर रहा था, और अब हम लोग उस रास्ते पर पहुंच चुके थे जहां पर लोगों के द्वारा भूत प्रेत का अड्डा माना जाता है। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। चारों तरफ सिर्फ एक खामोशी जरूर पसरी हुई थी और सन्नाटा भी चारों तरफ दिखाई दे रहा था। तभी उस धुंध के माहौल में मुझे कोई आदमी अचानक से ट्रक के सामने अचानक ही खड़ा हुआ दिखाई देने लगा। ट्रक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा धीमी थी, जिस वजह से मैं ट्रक को सही समय पर ब्रेक लगाने में कामयाब नहीं हुआ, और शायद ट्रक उस आदमी के ऊपर से एकदम से निकल गई। और फिर मैं जल्दी से नीचे उतरा।
मेरे साथ साथ मेरा खलासी भी नीचे उतरा। हम दोनों इधर उधर देखने लगे, लेकिन अभी भी कोई हमें नजर नहीं आया। लेकिन मैंने उस आदमी को साफ साफ देखा था, क्योंकि वह आदमी मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने आ चुका था। लेकिन अब वह मुझे अपने सामने दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी हम यही सोचते हुए इधर उधर घूमने लग गए, लेकिन मुझे अभी भी वहां चारों तरफ केवल और केवल भयानक सन्नाटे के अलावा कोई दिखा ही नहीं। फिर मेरे खलासी ने मुझे ट्रक में बैठने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही मैं भी सीधा जाकर ट्रक में बैठ गया, और ट्रक में बैठने के बाद उसने मुझे बताया कि यह रोड लोगों के द्वारा भूतों से बाधित माना जाता है। मैं ये सुनकर एक पल को हैरान रह गया, क्योंकि सभी लोग इस जगह के बारे में भूत प्रेत की बातें करते हैं, लेकिन मैं एक सबसे अलग था, जो इन चीज़ों पर विश्वास करने पर बिल्कुल भी कायम नहीं था। बाद में मैंने अपने ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा, लेकिन अभी भी चारों तरफ बर्फ की परत जम चुकी थी, यानी कि ठंड का माहौल कुछ ज़्यादा ही बन चुका था, जिस वजह से मेरे दांत आपस में टकरा रहे थे। मेरा खलासी भी ठंड के मारे जम चुका था, लेकिन हम दोनों को ये डिलीवरी तो किसी भी हाल में करनी ही थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़रूरतमंद सामान था। लेकिन इस वक्त मेरे द्वारा ट्रक ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब धीरे धीरे धुंध बढ़ती ही जा रही थी। और मैंने इसके बारे में अपने खलासी से बात की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमें अभी भी ट्रक को ड्राइव तो करना ही था। फिर हम लोगों ने किसी ढाबे को ढूंढना शुरू कर दिया। ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, जिस वजह से मैंने अपनी ट्रक की स्पीड को लगभग 30 से 40 के बीच कर दिया। इस वजह से हमें सर्दी कम लग रही थी। लेकिन तभी मेरी नज़र ट्रक के सामने पड़ने वाली हेडलाइट की रोशनी पर पड़ी, जहाँ पर मैंने देखा कि ट्रक के सामने की तरफ एक परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई लगातार अपने रूप को बड़ा बना रही थी, लेकिन वह परछाई ना ही तो वहां से आगे बढ़ रही थी और ना ही कोई हलचल कर रही थी। सच में यह एक हैरानी वाली बात थी। लेकिन बाद में मैंने एक बात अपने खलासी को बताई, तो वह भी एक पल के लिए एकदम से डर गया। फिर मैंने ट्रक को एक जगह पर ब्रेक लगाया। फिर जब हमने हेडलाइट की रोशनी में देखा, तो हमें वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन कुछ देर पहले तो मुझे वह परछाई दिखाई दे रही थी, वह अचानक से गायब हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। अब हम दोनों काफ़ी हैरान थे, मगर तभी हमें हमारे सामान के अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगी, जिस वजह से मैंने अपने खलासी को नीचे उतरकर देखने को कहा। वह तुरंत ही ट्रक से नीचे उतर गया और फिर ट्रक के पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर सामान को चेक करने लगा। लेकिन तभी वह बहुत ही जोर का भागता हुआ सीधा ट्रक के अंदर घुस गया। मुझे उसकी हरकत समझ में नहीं आई, और अब वह पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके चेहरे से साफ साफ मालूम हो रहा था कि वह काफ़ी ज़्यादा डर और खौफ के माहौल में डूब चुका है। और फिर उसने अपना हाथ पीछे की तरफ दिखाते हुए कहा। वो पीछे की तरफ एक भयानक आदमी खड़ा है, जिसके चेहरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। मैं उसकी ये बात सुनकर एकदम गुस्से से ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के पीछे जाकर सामान को चेक करने लगा। तभी मैंने देखा कि वहाँ पर सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। फिर मैं आकर वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मुझे मेरे खलासी पर गुस्सा तो बहुत ज़ोर का आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतनी ज़ोर की ठंड के माहौल में नीचे उतरकर देखना पड़ा। लेकिन अभी भी उसके पूरे शरीर से पसीने छूट रहे थे, मगर मुझे अभी तक उसके इतने डरे हुए होने का कारण मालूम नहीं चला। मैंने उसे हाथ लगाते हुए पूछा, अरे तुम्हें हुआ क्या है? मगर उसका शरीर डर के मारे बेहाल हो चुका था, जिस वजह से वह मुझसे बातचीत भी नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने देखा कि बाहर की तरफ से एक इतनी तेज गति की गाड़ी गुजरी, जो हमें अपनी आंखों के सामने से सिर्फ एक पल में गुजरती हुई दिखाई दी। लेकिन उस गाड़ी ने एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट कर दिया। दरअसल सड़क के बीचों बीच सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी अचानक से उस गाड़ी की चपेट में आ गया, जिस वजह से वह आदमी काफ़ी ज़्यादा ऊपर उछलकर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उस वक्त वह हमारी ट्रक से लगभग 40 फुट की दूरी पर था, जिस वजह से मुझे एक धुंधला धुंधला सा नज़ारा दिखाई देने लगा। इस बार मैं अपने खलासी के साथ ट्रक से नीचे उतरा, ये देखने के लिए कि आखिर वह कौन आदमी था। लेकिन मेरा खलासी अभी भी ट्रक से नीचे उतरने में बहुत ज़्यादा डर रहा था। फिर मैंने उसे किसी तरह समझाते हुए
ट्रक से नीचे उतारा और हम दोनों इधर उधर घूमने लगे ताकि हम देख सकें कि आखिर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ किसके साथ है। अभी हम ये देख ही रहे थे कि अचानक से एक कार जो कि इतनी स्पीड में थी कि वह हमारे करीब से निकल गई और हम बाल बाल बच गए थे। ऐसा लग रहा था मानो आज हमें हमारी मौत एक पल के लिए छू कर निकली है। मेरा खलासी जल्दी से भागता हुआ फिर से ट्रक में बैठ गया और अब धीरे धीरे मुझे भी समझ में आने लगा कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। दरअसल ये गाड़ी सिर्फ एक बार यहाँ से नहीं गुजरी बल्कि 2 बार इस जगह से गुजर चुकी थी, लेकिन अब मेरे पास यहाँ से निकलने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। फिर मैं तुरंत ही ट्रक में बैठ गया और इस बार ट्रक को भगाने की मैं कोशिश करने लगा। इस बार मेरी ट्रक बहुत ही तेज स्पीड में उस हाईवे के ऊपर से गुजरने लगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरी ट्रक के साथ साथ कुछ हवा में उड़ रहा था। तो इस बार मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा खौफनाक दिल दहला देने वाला नज़ारा देखा था। दरअसल मैंने देखा कि जो चीज़ लगातार मेरी ट्रक के साथ साथ हवा में उड़ रही थी उसके हाथ और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके साथ ही साथ मैंने देखा कि जिस प्रकार से मेरे खलासी ने बताया था कि उस आदमी के आंखों के अंदर 2 बहुत ही गहरे गहरे गड्ढे नज़र आ रहे थे, उसी प्रकार से उस आदमी की आंखों के अंदर मुझे 2 काले काले भयानक गड्ढे नज़र आ रहे थे, जिनके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद धुआं बाहर की तरफ निकल रहा था। मुझे ये समझते ज़्यादा देर नहीं लगी कि यह कोई और नहीं बल्कि ज़रूर किसी ऊपरी शक्ति का साया है जो लगातार हमारे ऊपर भयानक ताकत बनकर मंडरा रहा है। जब मुझे कोई और चारा नहीं दिखा तो मैंने तुरंत ही अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और उसे पूरी बात बताई। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ पर बहुत पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। उस आदमी के अंदर वह आदमी पूरी तरीके से निर्दोष साबित हुआ, मगर उसके बावजूद भी जिसने उसका एक्सीडेंट किया था उसे कोई दंड नहीं मिला, जिस वजह से उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और वह आज भी अपना बदला पूरा करने की कोशिश करता है। उसका सिर्फ एक ही बचाव है, उस हाईवे से गुजरते वक्त अपनी गाड़ी के हेडलाइट को ऑफ रखना चाहिए, जिस वजह से वह किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। फिर मैंने भी वही किया, तुरंत ही ट्रक की रफ्तार को धीमा कर दिया और हेडलाइट ऑफ करके चुपचाप निकल गया। जैसे ही मैंने उस रास्ते को पार किया तब जाकर मुझे एक राहत की सांस मिली। खैर उस दिन मैं और मेरा खलासी हम उस आदमी के साय से बचकर निकल ही गए। और दोस्तों आज मैं भी भूत प्रेत आदि चीज़ों पर काफ़ी विश्वास करने लगा हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों रात के लमसम 1:36 हो रहे थे जब मैंने पहली बार अपनी घड़ी की ओर गौर से देखा तो मेरे साथ आज मेरे मामा का लड़का तनिष्क था। हम दोनों काफ़ी वर्षों के बाद किसी सफ़र का आनंद ले रहे थे। मेरे पास मेरी एक कार भी थी जिसका नाम मारुति सुजुकी था। अच्छी खास रफ्तार के साथ अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि इतनी रात को अचानक ही मेरी नज़र डिवाइडर पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे और आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। इस बीच मुझे भी एहसास हुआ कि हो ना हो यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और जब मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो वहाँ बहुत सारा खून फैला हुआ था, जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाना आसान था कि इस नेशनल हाईवे पर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और जब मैंने इस चीज़ की तलाश की तो मैंने देखा कि एक आदमी जिसके सर के 2 टुकड़े हो चुके थे, जिसका सर तरबूज की तरफ फटा हुआ था। इस भयानक नज़ारे को देखने के बाद मेरी नस नस में डर और खौफ बह रहा था। सिर्फ देखने मात्र से ही मुझे बेचैनी होने लगी। मेरा पूरा बदन अंदर से झंझोर सा गया था। ताजुब की बात तो ये थी कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी उस आदमी को हल्का हल्का होश था और वो अपने हाथ से इशारा करते हुए सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो टोल प्लाजा। और उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। मैं सिर्फ उसकी एक ही बात को सुन पाया और वो थी टोल प्लाजा। उसी दौरान एम्बुलेंस अच्छी खासी स्पीड में उस आदमी को लेकर निकल गई और कुछ देर के बाद वहाँ पर मौजूद सारे लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। मैं और तनिष्क अब काफ़ी देर तक रुके रहे थे तो हमें भी घबराहट होने लगी थी। फिर मैं तनिष्क के साथ वहाँ से निकल गया और बार बार उस आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा, जो मुझे बड़ा ही डरावना और भयानक लग रहा था।
उसका वो शरीर कपकपा देने वाला वो दृश्य देखकर मेरा बदन एकदम से कांप उठता। उस वक्त तक मुझे काफ़ी आराम की ज़रूरत थी, लिहाजा थोड़ा और आगे जाते ही हमें एक छोटा सा टावर दिखा। उस टावर के पास कुछ लोग पहले से बैठे थे और जब तनिष्क के साथ मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरा पूरा का पूरा बदन कांप गया। दरअसल यहाँ पर भी एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और इस बार का नज़ारा उससे भी ज़्यादा भयानक था, लेकिन अब मैं अपनी गाड़ी से उतरने तक को तैयार ही नहीं था और मैंने प्रण कर लिया था कि मैं तब तक गाड़ी से नहीं उतरूंगा जब तक कि ज़रूरत नहीं होगी। रात के घनघोर अंधेरे में इन हादसों ने मेरे दिल में एक अलग ही जगह बना दी थी। फिर मैंने गाड़ी के छोटे से बॉक्स के अंदर से पानी की एक बोतल उठाई और पानी को गटकने लगा। इस समय तनिष्क बाहर टहल रहा था तो मैं अपनी आंखें बंद करके रेस्ट करने की कोशिश में था। इतने में ही कुछ अजीब सा गंदा गंदा मेरे कपड़ों के ऊपर टपकने लगा। जब मैंने घूरते हुए अपनी शर्ट पर देखा तो मेरा कलेजा मुंह तक आ पहुंचा। कुछ कीड़ों के टुकड़े जो कट कट कर मेरे मुंह पर गिर रहे थे। मैंने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और भागते हुए सीधा सड़क पर पहुंच गया, जो कि अब तो मुझे अपनी गाड़ी के अंदर भी डर लग रहा था। इतने में एक गाड़ी वाला बहुत ही स्पीड में आया जिसने मुझे टक्कर मार दी और एक जोरदार टक्कर लगने की वजह से मैं औंधे मुंह सड़क पर गिर पड़ा तो मुझे अपने सामने उल्टे पैर वाला शैतान दिखा। जब मैंने उसका पूरा शरीर देखा तब मुझे मौत के दर्शन हुए। इसकी भी बिल्कुल उसी प्रकार की दशा दिख रही थी जैसे कि मैंने उन लोगों की देखी थी जिनका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। तभी मैं जोर से चीखने लगा और इतने में किसी ने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार दिए। मैं एकदम से उछल पड़ा तो मैंने देखा कि मैं गाड़ी के अंदर सोता हुआ सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था। मुझे काफ़ी हद तक राहत मिली। मेरे सामने मेरा भाई तनिष्क खड़ा था और वो मुझे घूरते बोला, अरे आप ठीक तो हो ना? तभी मैंने अपनी गर्दन को हिलाया और उसके बाद हमने वहाँ से चलने का निश्चय किया। काफ़ी देर से मैं एक बात को नोट कर रहा था कि तनिष्क के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। जब मैंने तनिष्क को इस बारे में पूछा तो उसने सामने आने वाले टोल प्लाजा का जिक्र किया। दरअसल उसका कहना था कि वो स्थान ठीक नहीं है, हमें किसी दूसरी जगह से गुजरना चाहिए। लेकिन तनिष्क का कहना था कि उसने उस टोल प्लाजा के बारे में अजीब सी बातें सुनी हैं और जिसके बाद से वहाँ से गुजरने का मन ही नहीं करता। मैंने तनिष्क को थोड़ा धैर्य देते हुए कहा, तुम टेंशन मत करो, चिंता के माहौल में लोग कुछ भी बोल देते हैं। अब हमारी कार की रफ्तार इस समय बहुत ही धीमी थी क्योंकि 2 एक्सीडेंट देखने के बाद मेरा दिल भी कांप गया था, जिस वजह से अब मैं गाड़ी को बहुत धीरे चला रहा था और इतने में ही मेरी गाड़ी का टायर सड़क से नीचे उतरने लगा, जिस वजह से मुझे एक अजीब सी घबराहट हुई कि कहीं गाड़ी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और उसी वक्त मेरी गाड़ी एक जोरदार झटका खाकर वहीं सड़क के बगल में रुक गई। अब यह क्या था? इतना कहकर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं नीचे उतर गया। उसके बाद जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मेरी गाड़ी के इंजन से सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकल रहा था। परेशानियों की तो पहले से ही कमी नहीं थी, अब एक और नई मुसीबत आन पड़े। तभी मैं और तनिष्क दोनों ही गाड़ी की जांच करने में लग गए, लेकिन हम इस बात का पता लगाने में पूरी तरह से नाकाम रहे कि आखिर गाड़ी में दिक्कत क्या हुई है। काफ़ी देर तक तो हम भटकते रहे लेकिन इस बात का पता नहीं लगा पाए कि इंजन में क्या दिक्कत हुई है। उसके बाद हमें अपने सामने एक बोर्ड दिखाई दिया। इसके ऊपर लिखा हुआ था टोल प्लाजा 500 मीटर। हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा था जहां हमारी मदद हो सकती थी। उसी वक्त मैंने अपनी गाड़ी को लॉक किया और तनिष्क को अपने पीछे पीछे आने को कहने लगा। फिर करीब 10 मिनट के बाद हम उस पुराने पड़े टोल प्लाजा के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां तो कोई नहीं था। कुछ लाइटें जल रही थी, इसके अलावा सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। अब हम लोगों की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी और इसी बीच हमें कुछ टोल प्लाजा के पास एक बुजुर्ग सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया जिसके हाथ में एक लंबी लकड़ी थी। वो काफ़ी देर से एक ही जगह पर खड़ा था। पहले तो हम उसे अपनी ओर आने को कहने लगे लेकिन वो हमारी बातों को समझ ही नहीं सका, जिस वजह से मैं तनिष्क के साथ उस ओर बढ़ने लगा। अंधेरी रात में कीड़ों के चिल्लाने की आवाज़ जो उस सन्नाटे को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बीच बीच में हमारे पैरों के पटकने की ध्वनि भी साफ सुनाई दे रही थी। तनिष्क बार बार मुझे रोक रहा था कि हमें उस दिशा में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। इतनी रात को एक तो हमारी गाड़ी खराब हो गई और ऊपर से हम यहाँ पर बुरी तरह से फंसे हुए थे। इतने में सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज आवाज़ जो हमारे कानों को फाड़ने लगी। हमें ऐसा लग रहा था मानो उस टोल प्लाजा के अंदर कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है।
मैं इस आवाज़ को सुनते ही तेज गति से वहां पर पहुंचा तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उस टोल प्लाजा के एक छोटे से कमरे में जहां लोग पर्ची या टोल काटते हैं, वहां पर एक बूढ़ी औरत फांसी खाकर लटकी हुई थी, जिसकी पूरी की पूरी बॉडी सफ़ेद पड़ चुकी थी। हाथ तो उस वक्त हो गई जब उसने अपनी आंखें खोली और मुझे घूरने लगी। मेरा पूरा का पूरा बदन पसीने छोड़ रहा था, लेकिन मैं अभी भी उसके सामने खड़ा रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी पूरी बॉडी बर्फ की तरह जमने लगी। इतने में ही तनिष्क भी मेरे पास पहुंचा, लेकिन जब तनिष्क मेरे पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने की ओर दिखाई देने वाला दृश्य गायब हो चुका था। भूत प्रेत जैसे अलौकिक शक्तियां वहां से छूमंतर हो चुकी थी। मुझे एक राहत तो मिली, लेकिन दूसरे ही पल मैंने एक बार फिर अपनी जिंदगी के खौफनाक दृश्य को देखा, जब तनिष्क की बॉडी में अपने आप ही अजीब सी हलचल होने लगी। तनिष्क का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और फिर वो मेरे सामने घुटने टेक कर नीचे बैठ गया। उसकी बॉडी के एक एक पार्ट अलग होने जा रहे थे। उसके हाथ कट गए और उसके पैरों के अंदर भी बड़े बड़े घाव बनने लगे। मेरे भाई तनिष्क की ये दशा देखकर मैं अंदर तक हिल गया था और उसके बाद मैं उसे छूने ही वाला था कि मुझे सामने से आवाज आई, अरे भैया मैं यहाँ हूँ, वो सभी भूत प्रेत हैं, आप उनकी बात मानकर उनके पास मत चले जाना वरना बहुत बुरा होगा। उस टोल प्लाजा 10 के अंदर से अजीब आवाज़ें निकलने लगी। वहाँ की लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगी और ये सब इतना भयानक हो रहा था कि मेरे शरीर में कपकपी छूटने लगी। कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन उस टोल प्लाजा के अंदर अभी भी एक भयंकर ध्वनि सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई माइक में चिल्ला रहा है। इस भयानक करतूत के बाद भी मैं वहीं पर खड़ा रहा। डर के मारे मेरा पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि एक कदम भी आगे बढ़ सकूं। मेरे आगे और पीछे सिर्फ भूतों की सेना थी। इतने में ही मुझे किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ भी आई और उस आवाज़ को सुनते ही जब मैं अपनी दाएं तरफ पलटा तो मैंने देखा कि तनिष्क उस टोल प्लाजा के ऊपर उल्टा लटका हुआ था। इस बार उसके शरीर से खून भी टपक रहा था और वो खून सीधा ज़मीन पर गिर रहा था, जिसके लाल लाल धब्बे बन रहे थे। और इससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था कि ऊपर लटका हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि तनिष्क ही है। अब किस्मत कहें या फिर समय की मेहरबानी, अचानक ही सफ़ेद कलर की गाड़ी उस टोल प्लाजा के पास आ पहुंची और उसी वक्त तनिष्क धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। तनिष्क का सर 2 भागों में फट गया और उसकी डेथ हो गई, लेकिन भगवान की मेहरबानी ने मुझे जिंदा बचा लिया। सफ़ेद कलर की दिख रही उस गाड़ी के अंदर बैठा एक शख्स किसी और की तरफ इशारा कर रहा था। जब मैंने ठीक से देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये तो तनिष्क ही था। तनिष्क को सही सलामत देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और उसी समय उस गाड़ी वाले ने मेरी तरफ इशारा किया। हम दोनों तुरंत ही वहाँ से निकल गए और तनिष्क मरकर भी जिंदा बच गया। आज भी इस दास्तां को याद करता हूँ तो मैं पूरी तरह कांप उठता हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि इस माया भ्रम की असलियत क्या है, लेकिन जब इस खौफनाक सच्चाई की दास्तां मेरे सामने आई तो मेरा भी खून खौल उठा। इस सच्चाई को जानने के बाद मैं डर के मारे थर-थर कांप उठता हूँ। मैं ही जानता हूँ कि मैं उस दिन जिंदा कैसे बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।